अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 7 के जो कंटेंट्स हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, कलर कोड फॉर कॉपर रेजिस्टेंसेस, रेहोस्टेट एंड थर्मिस्टर्स, ये चार इसके कंटेंट्स हैं जो हम बारी बारी आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज लेक्चर है हमारा, उसका जो सबसे पहला टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये टॉपिक नेम है 13.5 टॉपिक नंबर है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी कंडक्टर के ऊपर, किसी भी वायर के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। It has been experimentally seen that the resistance of a wire is directly proportional to the length L and inversely proportional to the cross-sectional area of the wire. कि किसी भी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि किसी भी जो वायर आप ले लें, कोई कंडक्टर ले लें, अगर आप उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। पहला जो फैक्टर है उसकी लेंथ है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। और जो दूसरा फैक्टर है वो है उसका एरिया। उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतनी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सिंपल आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ फ्लो कर सकेंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगी। और अगर एरिया को आप कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में डिफ़िकल्टी आएगी, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, पहली दो और दूसरी इक्वेशंस को, तो आप तीसरी इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। तो अगर आप इसको कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, तो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। रो जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, किसी भी वायर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको हम इस फैक्टर से मेजर करते हैं जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी को सेपरेट लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ से आप इस फार्मूले को अरेंज कर सकते हैं, आर को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, एल डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो रो इज इक्वल टू, यहाँ से रो की सिर्फ आपने वैल्यू निकाल दी है, तो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो ये आपके पास जो है रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है ये हमें फिजिकली क्या बताता है, फिजिकली इसका क्या मीनिंग है। मैथमेटिकली तो हमने देख लिया, ये इसका फार्मूला है, और हमारे पास अगर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस हो, उसका एरिया हो, उसकी लेंथ हो, ये तीनों चीज़ इस फार्मूले में पुट करके हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली तो उसका ये मतलब होगा, लेकिन फिजिकली इसका क्या मीनिंग है। फिजिकली इसका ये मीनिंग है कि ये हमें मटीरियल के बारे में बताएगी कि ये मटेरियल कौन सा, उसकी डायमेंशन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये हमारे पास जो फार्मूला है ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है, और ये जो फार्मूला है ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, जो रेजिस्टिविटी है ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये डायमेंशन पे डिपेंड करती है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब इस बात का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस जो है वो फिजिकली किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। मतलब कि उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, अगर आप उसकी लेंथ चेंज कर देंगे, एरिया चेंज कर देंगे, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ये किसी भी मटेरियल के लिए वैल्यू उसकी फिक्स्ड रहती है। ठीक है, अगर आप उसका एरिया चेंज करते हैं, उसकी लेंथ चेंज करते हैं, या उसकी डायमेंशन चेंज करते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बुक पे आप देखें तो बुक पे जो टेबल भी बना हुआ होगा जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की जो रेजिस्टिविटी है वो दी गई है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट होगी। अगर एलुमिनियम है उसकी रेजिस्टिविटी और है, आयरन की और है, सिल्वर की और है, गोल्ड की डिफरेंट है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, जो रेजिस्टिविटी है ये किसी भी एलिमेंट की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। चाहे वो 1 मीटर की लेंथ के लिए हो, 100 मीटर की लेंथ हो, या 1 किलोमीटर की वायर हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ये डिफरेंट होगी। लेंथ के चेंज होने से और एरिया के चेंज होने से ये चेंज होती रहेगी। The above equation gives the definition of resistivity. ये resistivity की definition है। ऐसे unit of resistivity is ohm meter। तो इसके जो यूनिट हैं, अगर आप इसके यूनिट निकालें तो वो ओहम मीटर आएंगे। रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम, एरिया के मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ के मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ओहम मीटर। अगर आप इसके यूनिट खुद भी निकालना चाहिए तो आप इसकी वैल्यू पे यहाँ पे यूनिट्स की वैल्यू पुट करें, रेजिस्टेंस पे ओहम आ जाएंगे, एरिया के मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ के लिए मीटर।
सॉल्व करें तो आपके पास जो इसके यूनिट्स आ जाएंगे वो ओहम मीटर आ जाएंगे। इसके बाद अगली जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज एन अदर प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक और एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, एक और फार्मूला यूज किया जाता है जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, और कंडक्टेंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस उतनी कम हो जाएगी। मतलब अगर वो मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टिव है तो वो कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इस मोहो और साइमन। ठीक है, रेजिस्टेंस ये सिर्फ ये जो MHO लिखा हुआ है इसका सिर्फ ये मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है उसको हम लिखते हैं ओहम, OHM, लेकिन जो कंडक्टेंस है वो उसकी अपोजिट है। लिहाजा हम ये जो फार्मूला है या ये जो नेम है ओहम, इसका हम जो लेटर्स है वो चेंज कर देंगे। ओहम में देखिएगा M सबसे लास्ट पे था तो यहाँ सबसे पहले आ गया, एट सेंटर में था और वो सबसे पहले था, वो सबसे लास्ट पे आ गया, तो ये उसके यूनिट हो जाएंगे। और साइमन, ठीक है, वैसे उसका नाम था साइमन ओहम। ठीक है, जिसने रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बारे में एक्सप्रेशन बताया था, साइमन ओहम उसका पूरा नाम था। ओहम हम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो साइमन उसके नेम का पहला लेटर है, पहला वर्ड है, वो हम कंडक्टेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो उसके यूनिट्स हैं। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी जो है, अब पहले हमने कंडक्टेंस देखी थी, अब हम कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, इसी तरह कंडक्टिविटी भी रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंडक्टिविटी का के लिए हम सिंबल यूज करेंगे सिग्मा, और रेजिस्टिविटी के लिए हमने सिंबल यूज किया था रो। तो इसका फिर ये फार्मूला बन जाएगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। जिस तरह एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस, इसी तरह ये यहाँ पे फार्मूला हम लिख देंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी के यूनिट हम इस तरह से लिखेंगे, जिस तरह हमने रेजिस्टिविटी के यूनिट लिखे थे, रेजिस्टिविटी के यूनिट हमने क्या लिखे थे, ओहम मीटर। अब जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी के अपोजिट है, यहाँ पे ये कह ले कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के अपोजिट है, तो इट मींस कि जो यूनिट रेजिस्टिविटी हो जाएगी कंडक्टिविटी उसके अपोजिट हो जाएंगे या इनवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या थे, 1/ओहम मीटर। अब इसको हम उल्टा कर दें, इनवर्स इसका ले लें तो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के यूनिट रेजिस्टिविटी के अपोजिट आ जाएंगे, या उसके रेसिप्रोकल आप ले लें तो उसके आपके पास कंडक्टिविटी के यूनिट्स आ जाएंगे। इसके पास हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं कि टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी की, या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये बात आप लोग देख लें कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन मटेरियल की फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। Resistivity is the substance depends upon the temperature also. Resistance is the encounter of atoms with electrons. As the temperature increases, the vibrational energy of the atom in atoms increases. Hence, the probability of collisions with free electrons increases. रेजिस्टेंस जो होती है सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो हम हाइंड्रेंस क्रिएट करते हैं उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो हाइंड्रेंस या वो रुकावट किस वजह से होती है, वो एटम्स की वजह से होती है। जैसे जैसे एटम्स कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो भी एटम्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बारी बारी उन एटम से टकराते हैं। ठीक है, तो कुलयन के नतीजे में क्या होता है, कुलयन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जितने एटम्स से कोलाइड करते हैं, जितने एटम से टकराते हैं, उनकी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ती जाती है और उनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब मटेरियल के टेम्परेचर के बढ़ने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टेम्परेचर के बढ़ने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एटम्स की जो थर्मल एनर्जी है वो भी बढ़ती जाती है। एटम्स की थर्मल एनर्जी का ये मतलब है कि एटम्स अपनी पोजीशन के ऊपर ऊपर और नीचे इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं, जिस तरह ये कर्सर ऊपर और नीचे मूव कर रहा है ना, कोई भी एटम अपनी पोजीशन पे, मतलब जहाँ पे एटम एग्जिस्ट कर रहा है
उस पोजीशन पे सिर्फ ऊपर और नीचे इस तरह वाइब्रेशनल मोशन जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप उसको एनर्जी देते हैं तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इस तरह ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी एटम्स की, और एटम्स की थर्मल एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन उनकी बढ़ जाएगी। अब पहले एटम इस तरह मूव कर रहे थे ऊपर और नीचे, फिर एटम जब थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद इस तरह तेजी के साथ ऊपर और नीचे मूव करना शुरू कर देंगे, ऊपर और नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे उनकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी उनकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन इंक्रीज होती जाएगी, कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, hence the probability of collisions with free electrons increases, कि फ्री इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अच्छा इसके बाद हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मटेरियल में कितना रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, कितनी रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है, कितनी रेजिस्टेंस चेंज होती है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। और उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हम इस एक्सप्रेशन की मदद से हम फिर देखते हैं कि इस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है। ठीक है, इस सारे के सारे प्रोसेस को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं और इस फार्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। आर टी जो है ये रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, मतलब कोई भी टेम्परेचर आप ले लें उसको हमने टेम्परेचर टी कहा। ठीक है, इन जनरल हम कह रहे हैं टेम्परेचर टी जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। जो आर नॉट है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिवाइडेड बाय आर नॉट मल्टीप्लाई बाय ये टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है। पुट आर टी, अगर हम यहाँ पे ये देखें आर टी किसके इक्वल, आर इज इक्वल किसके इक्वल, आर इज इक्वल टू 12 ओवर एन, ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की जगह पे ये फिर फार्मूला हम लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 12 ओवर ए होता है, और आर टी किसके इक्वल हो जाएगा, रो टी एल ओवर ए, एंड आर नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, रो नॉट एल ओवर ए। अब आर टी और आर नॉट की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें तो आर टी की जगह पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, रो टी एल ओवर ए, माइनस आर नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, रो नॉट एल ओवर ए, डिवाइडेड बाय इस आर नॉट की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय टी एज इट इज रहेगा, एल ओवर ए एल ओवर ए एल ओवर ए, ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन फॉर्म ऑफ, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट था इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास नीचे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये है इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। temperature coefficient of alpha is equal to RT minus R naught, rho T minus rho naught divided by rho naught T. Rho naught is resistivity of material at 0 degree Celsius, and rho T is the resistivity at 3 degree centigrade, and T is the change in temperature. ये जो T है ये change है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आएगा उसको हमने इस T से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद अगला टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। हमने रजिस्टर तकरीबन सभी लोगों ने देखे होंगे रजिस्टर्स किस तरह के होते हैं, और अगर हम ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आप सर्किट के अंदर रजिस्टर को लगा दें तो ये करंट के पाथ को जो है वो स्लो कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को स्लो कर देगा। जिस तरह हमने देखा था रेजिस्टेंस क्या होती है, इसी तरह ये रजिस्टर जो है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है सर्किट के अंदर। तो ये रजिस्टर के लिए हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड का ये मतलब है कि हम उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, उस कैलकुलेशन का एक मेथड है जो आप अभी हम देखेंगे। अगर हमारे पास कोई मल्टीमीटर मौजूद नहीं है या कोई ऑपरेटर्स मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें, या कोई मशीन ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसकी मदद से हम उसके रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें, तो फिर हमें मैनुअल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं कि हम किस तरह से उसको इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इसके डिफरेंट बैंड्स होते हैं। अगर आप रजिस्टर को देखें तो उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के रिंग बने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के। तो अभी हम देखेंगे कि अगर लेट सपोज एक रजिस्टर है हमारे पास जिस पे 4 जो है वो बैंड्स बने हुए हैं,
ये पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है और ये चौथा बैंड है। ये 4 बैंड्स बने हुए हैं इस पूरे रजिस्टर के ऊपर और इन सब के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट बैंड है, ये वाला फर्स्ट बैंड है, इसका रेड कलर है। ये वाला सेकंड बैंड है, इसका ग्रीन कलर है। ये वाला जो है थर्ड बैंड, इसका फिर से रेड कलर है। जो ये वाला है ये गोल्ड है, ठीक है। जो फोर्थ बैंड है इसको हम जो है वो ये गोल्ड का होगा, ये सिल्वर का होगा, ये सिर्फ 2 ही कलर का हो सकता है। और जो ये वाले बैंड्स हैं ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। किन किन कलर्स के हो सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब अगर हमारे पास ब्लैक कलर का बैंड हो तो उसका 0 नंबर होगा या 0 वैल्यू होगी। ये टेबल आप लोगों ने याद करना है। जो ब्राउन अगर उसका बैंड हो तो उसका नंबर 1 होगा। रेड बैंड हो तो नंबर उसका 2 होगा। जिस तरह ठीक है ये वाला रेड बैंड है तो इसके लिए इसकी वैल्यू जो है रजिस्टर की 2 होगी, ऑरेंज 3, येलो 4। इसी तरह ये हर कलर के लिए उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। इस वैल्यू की मदद से हम इसके रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये रूल्स हैं, इन रूल्स की मदद से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रूल है फर्स्ट बैंड गिव्स द फर्स्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो पहला बैंड है वो आपको बताएगा कि उसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये जो फर्स्ट बैंड है ये हमें बताएगा कि यहाँ से हमने कौन सी वैल्यू पिक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये रेड बैंड है तो अभी हम टेबल से रेड की वैल्यू चूज करेंगे और रेड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। सेकंड बैंड गिव द सेकंड डिजिट। जो सेकंड बैंड है ये हमें बताएगा कि इसकी सेकंड बैंड जो है वो ग्रीन कलर का है और यहाँ से हम देखेंगे ग्रीन कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, ठीक है। और थर्ड बैंड जो है ये डेसिमल मल्टीप्लाई, इट गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द फर्स्ट 2 डिजिट्स। ये जो थर्ड बैंड है ये वाला, ठीक है, ये नंबर ऑफ जीरोस बताते हैं ना। इसका क्या मतलब है कि अगर रेड कलर है, रेड कलर की वैल्यू जो है वो 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 2 है। तो जब हम रेजिस्टेंस लिखेंगे तो जो थर्ड बैंड होगा उसकी जगह पे हम कितने 0 पुट करेंगे, ठीक है। अगर रेड कलर है, रेड कलर का वैल्यू 2 है तो हम 2 0 पुट करेंगे। अगर ब्राउन है, अगर ये बैंड ब्राउन होता तो फिर 1 0 पुट करते। ये अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो अगर जो फोर्थ बैंड है अगर ये गोल्ड कलर का है, ठीक है, अगर फोर्थ बैंड गिव्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस, अगर ये गोल्ड है तो फिर हमारे पास जो इसकी टॉलरेंस होगी वो 5% होगी। और अगर सिल्वर बैंड है तो फिर हमारे पास जो टॉलरेंस है इसकी वो इतनी होगी, 10%। इफ देयर इज नो फोर्थ बैंड द टॉलरेंस इज 20%। अगर सिर्फ 3 बैंड हो, चौथा बैंड ना हो तो फिर इसकी जो टॉलरेंस है वो ±20% कंसिडर की जाएगी। तो इन रूल्स को अभी आप हम अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल के ऊपर, फिर हमें सही से इसकी समझ आएगी कि हम रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि रजिस्टर की उसने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की हुई है, लेकिन मैंने उस एग्जांपल के बजाय जो रजिस्टर की पिक्चर दिखाई है उसी की मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की है, ठीक है। जो रजिस्टर की हमने पिक्चर पहले देखी है उसी की हम रेजिस्टेंस अभी कैलकुलेट करते हैं। जो फर्स्ट बैंड है ये रेड है, सेकंड ग्रीन है, थर्ड रेड है और फोर्थ जो है ये गोल्ड है। अच्छा, फर्स्ट बैंड जो है रेड, इसका नंबर हमने टेबल से देखना है, यहाँ से रेड का क्या नंबर है 2। सेकंड बैंड जो है ये 5 है। सेकंड बैंड ग्रीन है, ग्रीन का अगर आप टेबल में देखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 5 होगी, नंबर 5 उसका होगा। थर्ड बैंड जो है, अच्छा थर्ड बैंड हमने क्या देखा था कि जो थर्ड बैंड का नंबर होगा हम उतने डेसिमल में 0 लगाएंगे। मतलब 10 की पावर में हम इतने 0 लगाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे रेड कलर में देखिएगा कि रेड कलर में न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 2 है तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर ब्राउन होता तो फिर इसकी पावर में 1 आ जाता। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, और नंबर से मतलब हम ब्लू ले लेते हैं, अगर ब्लू होता तो यहाँ पे 10⁻⁶ आ जाता। तो इट मीन्स जो थर्ड बैंड होगा वो सिर्फ हमें ये बताएगा कि यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है, इस सब्सक्रिप्ट के ऊपर। तो फोर्थ जो बैंड है ये हमें बता रहा है ये अगर तो गोल्ड है तो इसमें ±5% की अनसर्टेनिटी होगी, और अगर सिल्वर है तो इसमें ±10% की अनसर्टेनिटी होगी, और अगर फोर्थ बैंड है ही नहीं तो फिर ±20% की होगी। अब टोटल रेजिस्टेंस इसकी किस तरह कैलकुलेट करेंगे। जो रेड कलर का बैंड है इसकी जगह पे 2 आ जाएगा क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। अगला जो बैंड है ग्रीन, सेकंड बैंड जो ग्रीन है उसकी जगह पे 5 आ जाएगा, ये 5 यहाँ से हम यहाँ पे लिख लेंगे। जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड की जगह पे मल्टीप्लाई बाय इंटू 10⁻⁴ हम 2 लिखेंगे, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई।
अब यहाँ पे जो भी इसकी टॉलरेंस होगी वो ±5% आ जाएगी। अगर यहाँ पे टॉलरेंस जो है वो गोल्ड की 5 है तो उसकी ये आ जाएगी, अगर सिल्वर की जो होगी वो आ जाएगी, और अगर कोई भी बैंड मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 20% इसकी टॉलरेंस आ जाएगी। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस आसानी के साथ मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कलर्स के कोड याद हैं, इन कलर्स के आपने कोड याद रखने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ये जो कलर्स है इनके कोड क्या हैं ये आपने याद रखने हैं, और इन कोड्स की मदद से हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है 13.6, ये है रिहोस्टेट। It is a wire-wound variable resistor. It consists of a bare magnet wire wound over the insulating cylinder. तो रिहोस्टेट क्या होता है? ये रिहोस्टेट हमारे पास बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है, जो वेरिएबल एज ए वेरिएबल रेजिस्टर सर्किट के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर आप सर्किट को ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, तो फिर आप उसके लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम रिहोस्टेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी, कोई रेडियो के अंदर कोई सर्किट ऐसा लगा हुआ है, या कोई फैन में अगर कोई पंखा है तो उसकी रेजिस्टेंस आपने कम ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए फिर अगर आपको किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक फिक्स्ड, वैसे तो रेजिस्टर जो है वो एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस जो है वो उसको इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम हो सकती है, 1000 ओम हो सकती है, 10,000 ओम हो सकती है, मतलब उसकी फिक्स वैल्यू है। लेकिन जो रिहोस्टेट ये जो डिवाइस है ये कंटिन्यूसली आपकी जो डिवाइस होगी उसके लिहाज से रेजिस्टेंस को चेंज करती जाएगी। पहले रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 ओम है, फिर आप उसको चेंज करके अपनी मर्जी से 100 ओम कर सकते हैं, या 10,000 ओम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वेरिएबल रेजिस्टर का ये मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करती जाएगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ए एंड बी एंड्स ऑफ ए वायर आर कनेक्टेड टू, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ए टर्मिनल होता है और दूसरा बी टर्मिनल होता है। और ए और बी जो टर्मिनल है ये जो है ये कनेक्ट किए जाते हैं एक फिक्स्ड वायर के साथ, और जो टर्मिनल सी है ये कनेक्ट किया जाता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो वायर के ऊपर मूव करती है। अभी हम इसकी पिक्चर देखते हैं, ये वाली ये पिक्चर है इसकी रेजिस्टर की। तो ये यहाँ पे वायर आपके ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है, ये वाला जो डार्क ग्रीन कलर का है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर में वायर जो है ये हमने इसको रैप किया हुआ है, यहाँ कॉइल है ये वाली। और ये वाला जो है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये वाला ये पॉइंट सी, ये वाला ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ सर्किट के अंदर क्या कनेक्ट किया जाता है, ये वाला पॉइंट कनेक्ट किया जाता है और ये वाला पॉइंट कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ से आपने करंट इसको मतलब सर्किट के अंदर सॉरी ये वाला पॉइंट जो है वो कनेक्ट किया जाता है, ये वाला पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो कनेक्ट किए जाते हैं सर्किट के अंदर। अच्छा, अब अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जो ऑरेंज कलर में है जो ऊपर लगा हुआ है टर्मिनल, ये वैसे आपकी बुक में इसको उसने पॉइंट सी कहा हुआ है, इसको अगर आप दाएं या बाएं अगर मूव करवाते हैं, इसको स्लाइड करवाते हैं इस वायर के ऊपर, तो इस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी। रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगी? अगर आप ऑरेंज कलर का जो ये वाला पॉइंट सी है, अगर आप इसको पॉइंट ए की जाना मूव करवाते जाएं लेफ्ट साइड की जाना, तो क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कम हो जाएगी। ठीक है, ये वायर जो है ये इसकी लेफ्ट साइड पे मूव करेगी पॉइंट ए की जाना, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। और अगर ये वाला जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो वाइपर जिसके ऊपर लिखा हुआ है जो पॉइंट सी है, अगर आप इसको राइट साइड पे मूव करवाते जाएं तो ये वाली जो वायर है इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो इट मीन्स के सर्किट के अंदर आपने क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है, पॉइंट ए कनेक्ट किया हुआ है और पॉइंट बी कनेक्ट किया हुआ है, ये सर्किट के अंदर आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ से होके इस वायर से होके, और यहाँ से होते हुए यहाँ से पाथ लेती है और यहाँ से आगे इस तरह से चली जाती है। तो ये करंट का पाथ है। अगर आप इसको आगे ये जो ऑरेंज कलर का जो बॉक्स बना हुआ है जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसको आप इस वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो अब ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स इसकी रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दी है। और अगर आप जो ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर आप जो सेकंड का जो वायर का जो ये पॉइंट है यहाँ पे आप कनेक्ट कर देते हैं,
तो इट मीन्स कि आपने इस वायर की जो लेंथ है वो कम कर दी है। अब करंट यहाँ से आएगी, सिर्फ यहाँ से होते हुए यहाँ से होके ये ऊपर वाले पाथ को फॉलो करते हुए सर्किट के अंदर एंटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को दाएं बाएं मूव करने से, लेफ्ट या राइट को मूव करने से, स्लाइड करवाने से सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस के चेंज करने से क्या होगा कि आपकी जो भी डिजायर्ड एप्लीकेशन है वो उस रेजिस्टेंस पे काम करना स्टार्ट कर देगी। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल सिंबल है इसका, सिंबल फॉर ए वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर का ये सिंबल है, ये .1 है, ये .2 है और ये पॉइंट नंबर 3 है। और वेरिएबल शाफ्ट का ये मतलब है कि जो ये वाला ऑरेंज कलर का शाफ्ट है ना, ये वो पॉइंट नंबर 3 उसने इंडिकेट किया हुआ है। तो अगर आप इसको दाएं या बाएं मूव करते हैं, अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं .2 की जानब, अगर यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो वायर की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। तो वायर के लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गई है सर्किट में। और अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह वेरिएबल रेजिस्टर को आप सर्किट के अंदर इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब रिहोस्टेट की जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है पोटेंशियल डिवाइडर, कि आप इस रिहोस्टेट को पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कि जो पोटेंशियल आपने सर्किट के अंदर दिया हुआ है, अगर आपने उसको डिवाइड करना है सर्किट में, तो रिहोस्टेट उस पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये सर्किट आपकी बुक पे बना हुआ है। अच्छा, अब पोटेंशियल को इसका पर्पस क्या है, पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि ये जो है ये डिवाइस है जो पंखे के डिमर होते हैं ना, जो सर्किट के अंदर घरों में लगे होते हैं, डिमर जिनसे हम पंखा कम या ज़्यादा करते हैं, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा की जा सकती है। ये उसके अंदर से जो सर्किट है वो उसके अंदर कुछ इस तरह का सर्किट बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ उसके अंदर लगी होती है और इसका सिर्फ काम ये होता है कि ये पोटेंशियल को डिवाइड करता है, पोटेंशियल को कम या ज़्यादा करता है। अगर हम इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे तो पोटेंशियल कम या ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पंखे की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। अब अगर हम इसको घुमाते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं तो फैन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। इट मीन्स कि उसका पोटेंशियल कम हो गया, लेकिन उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमने बढ़ा दी है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बढ़ाने से क्या होगा, उसकी स्पीड पंखे की कम हो जाएगी। और अगर हम उसको इसी जो ये वाला लूप बना हुआ है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो इट मीन्स हमने पोटेंशियल उसको ज़्यादा दे दिया पंखे को। पोटेंशियल ज़्यादा है तो इट मीन्स उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई है। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो पंखे की स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह पोटेंशियल के कम या ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस के कम या ज़्यादा होने से जो पंखे की स्पीड है वो कम या ज़्यादा होगी। तो ये जो डिमर है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये वाला जो डिवाइस है। तो अब हम इसका सर्किट देखते हैं कि अगर हमने इसको सर्किट के अंदर यूज़ करना है तो सर्किट के अंदर किस तरह से रियोस्टेट को यूज़ किया जा सकता है। रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल एज वेल एज वेरिएबल रेजिस्टर एज वेल एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो वेरिएबल रेजिस्टर के साथ साथ उसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको देखते हैं, ये बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब आप चाहते हैं कि आप इसको इस पॉइंट से स्टार्ट करें, मतलब यहाँ से कनेक्ट करें जो कि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये जहाँ पे ये पॉइंट सी है यहाँ तक आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल कितना है, तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ से जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है और यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट सी है। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, वी बी सी। ठीक है, ये पोटेंशियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है ये हमने कैलकुलेट करना है और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी बी सी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। ये मैंने इक्वेशन वैसे लिख दी है ताकि आपको जो है वो याद रहे। तो वी बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये वी बी और सी। ठीक है, अब वी बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल वैसे किसके इक्वल होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो वी बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, आई करंट मल्टीप्लाई बाय ये जो आर है ये रेजिस्टेंस। तो वी और वी इंटू बी और सी। अच्छा, इसके लिए सर पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी क्या वैल्यू होगी,
करंट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो वी डिवाइडेड बाय आर ये करंट की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है पॉइंट बी से पॉइंट सी के दरम्यान जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो स्मॉल आर है, तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगी। अब वी बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब करंट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें वी ओवर आर, रेजिस्टेंस की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें आर, तो आपके पास वी बी सी जो आ जाएगा, वी बी सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। करंट की क्या वैल्यू है वी ओवर आर और रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है स्मॉल आर। तो इस तरह आप किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल को चेंज करने के लिए या पोटेंशियल का चेंज देखने के लिए इसको जो रियोस्टेट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसकी दो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल रेजिस्टर एज वेल एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये भी हमने देख लिया सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी ये यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट एप्लीकेशन इस टॉपिक की थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज ए हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ये आपके पास एक ऐसा रेजिस्टर होता है जो हीट सेंस करता है, ठीक है। हीट जो है वो सेंस करके फिर उसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइस को ऑपरेट करता है, तो हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, इसको हम थर्मिस्टर कहते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर decreases when the temperature is increased, such thermistors have negative temperature coefficient, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज की जा सके, और अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी तरह नेगेटिव के बाद हम उसको इसका इन्वर्स भी ले सकते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो इसकी एप्लीकेशन, मतलब ये दो इसके टाइप्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग एंड, अब हम देखते हैं कि बनते किस तरह से। थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरामिक मेड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज निकल कोबाल्ट एंड आयरन। कि ये सेमीकंडक्टर सिरामिक्स इनके अंदर यूज़ किए जाते हैं, सेमीकंडक्टर सिरामिक के मिक्सचर, ठीक है। अब वो किन किन से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर सिरामिक के जो मिक्सचर्स हैं वो किन किन से बने होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड से, मेटालिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज, निकल कोबाल्ट आयरन, मतलब इन चीज़ों को मिक्स करके जो है वो मेटालिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज, निकल कोबाल्ट आयरन, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हीट अप करते हैं, उनको बेक करते हैं, पकाते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और फिर ये डिवाइस इस तरह से तैयार की जाती है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो इस तरह से तैयार किया जाता है। सेंसिटिव थर्मिस्टर्स कैन मेजर टेम्परेचर अप टू 10 केल्विन, ठीक है। मतलब उसकी इतनी रेंज के अंदर जो थर्मिस्टर्स है जो बहुत सेंसिटिव है, वैसे जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितना होता है, -273 केल्विन। तो ये वाला जो टेम्परेचर है, जो हीट सेंसिटिव रेजिस्टर हैं वो मतलब जो सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं वो इतने केल्विन तक जो टेम्परेचर हैं वो एक्यूरेटली इतने टेम्परेचर पर वो एक्यूरेटली ऑपरेट हो सकते हैं 10 केल्विन तक। They can be used in temperature, अब हम इनकी applications देखते हैं। They can be used in temperature sensors, for example, they convert changes of temperature into electrical voltage. They can be used in temperature sensor. अब ये जो थर्मिस्टर्स हैं ये टेम्परेचर सेंसर के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, और इनका पर्पस क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल फायर अलार्म है, तो अगर आप उसको कोई भी हीट को वो डिटेक्ट करता है, कहीं बिल्डिंग के अंदर आग लग रही है तो हीट को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके सर्किट के अंदर उस हीट को वोल्टेज पल्सेस की फॉर्म में ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो सर्किट के अंदर करंट गुजरेगी और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो इसका सिर्फ इतना ही पर्पस होता है कि ये टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर कन्वर्ट करता है, और उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस को आगे हम बारी बारी सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज का इतना ही आपका टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।